नमस्कार, ये मेरा यूपीएससी में आपका स्वागत है। 11 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स और न्यूज़ देखेंगे। इसमें हम यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पुलिस, आप किसी भी एग्जाम करते हो, इसमें करंट अफेयर्स आपको काम आएंगे। सबसे पहले कोड देखते हैं नम्बी नारायण का। ये नम्बी नारायण साहब है जो रॉकेटरी यानी हमारे इसरो में काम करते थे, जिसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनका एक वाक्य है कि मनुष्य को जीवन में परेशानियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह उपलब्धियों की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी हमारी अचीवमेंट को बताने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एक परेशानियों स्ट्रगल से गुजरे। सबसे पहले है सक्सेशन लॉ। के बाद में सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी कानून। फिर उत्तराधिकारी कानून यानी कि जब पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स से अपने बच्चों में किस तरह प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसे उत्तराधिकारी कानून कहते हैं। अभी न्यूज़ क्या थी? अभी न्यूज़ के अनुसार एक महाराजा थे और उन्होंने महाराजा की संपत्ति थी। उस संपत्ति में एक अमृता कौर की उनकी लड़की है। उन लड़की ने केस किया था और 35 साल बाद वो केस जीत गई। वो कम से कई करोड़ की संपत्ति थी और उसके बाद केस जीत गई हैं। उसके बाद हम सक्सेशन एक्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये सभी बोर्ड बच्चन कुछ काम का नहीं है। काम का है कि व्हाट इज विल। पहले तो आप समझते हो कि जो सक्सेशन एक्ट, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 का। 1925 का है इंडियन सक्सेशन एक्ट। उसमें विल की बात कही। विल यानी होता है इच्छा। ये अपने इच्छा से माता पिता अपने बच्चों की प्रॉपर्टी की एक विल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विल लिखते हैं। तो उसके अनुसार प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हाउ इज द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड अफसेस ऑफ विल। लेकिन जब वसीयत नहीं लिखी गई है, वल इन इच्छा यानी वसीयत नहीं लिखाई गई है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी पिता की प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 डील करता है सक्सेशन से। इसमें दो तरह के सक्सेशन, एक होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन और दूसरा होता है इंटेस्टेड सक्सेशन। तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब यह होता है कि जब विल लिखी गई है और विल के अनुसार उसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर विल नहीं होगी तो वो फिर होगा इंटेस्टेड सक्सेशन। इंटेस्टेड सक्सेशन यानी वो फिर इस एक्ट के तहत होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत होगा। तो ये किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के आधार पर हो सकता है। लेकिन हिंदुओं में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट काम करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था, यानी कि जब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाए थे, हिंदू कोड बिल के बाद पूरे हिंदू कोड बिल को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर छोटे छोटे बिल पास करवाए गए थे। उसमें से एक हिंदू सक्सेशन एक्ट पास करवाया गया था 1956 में। उसके अनुसार हिंदू में हिंदू आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे, बुद्धिस्ट, सिख और आर्य समाज के सभी लोग आ जाएंगे। तो वो सब हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उत्तराधिकार कानून आएगा। पिता की, तो चाहे इंडियन सक्सेशन एक्ट हो, चाहे हिंदू सक्सेशन एक्ट या दूसरे धर्म के सक्सेशन एक्ट हो, सभी में एक बात कॉमन है कि पिता की संपत्ति में लड़के का दोनों का संपत्ति का दायित्व, दोनों का अधिकार रहता है संपत्ति में। नेक्स्ट, अब हिंदी लैंग्वेज को रहते हैं, क्योंकि अभी 19वां हिंदी करके एक सम्मेलन हुआ था। तो हर साल सम्मेलन होते रहते हैं हिंदी से, और वहाँ पे यही बातें होती रहती है कि हिंदी को मात्र राष्ट्रभाषा बना दिया जाए और इसको वहाँ पे जोड़ दिया जाए, यानी कि हिंदी को यूएन में आधिकारिक भाषा बना दिया जाए, राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। इसे करके काम चलता रहता है। तो जैसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी के बारे में कहा था कि यह एक मातृभाषा है और हिंदी को भाषा और गणेश शंकर विद्यार्थी क्या कहते थे, हिंदी को एक तरह से भाषा मानते थे और उर्दू को बोली माना जाता था। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह भी कहा था कि राजनीतिक पराधीनता जो है वो देश की भाषा पर तीक्ष्ण प्रहार करती हैं। ये प्रहार नहीं है, प्रहार करती हैं। यानी भाषा पर प्रहार कौन करता है? जब देश पराधीन रहता है, गुलाम रहता है, तब। लेकिन जब पॉलिटिशियन भी पराधीन हो जाएंगे तो वो भाषा पर प्रहार करेंगे। हिंदी को लेकर आर्टिकल 343
जिसमें हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और आर्टिकल 344 के तहत एक पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट्री कमीशन बिठाने की बात की गई है। और अनुच्छेद 351 सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास को लेकर योगदान दे। हिंदी कई देशों में बोली जाती है। फिजी हैं, कैरिबियन देश हैं, नेपाल दक्षिण अमेरिका, यूएई, सूरीनाम, गुयाना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मॉरिशस, यूएसए, इन सब देशों में बोली जाती हैं। हिंदी इंडो आर्यन भाषा है, यानी हिंदी पट्टी वाले सारे क्षेत्र में बोली जाती हैं, चाहे उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, इन सब क्षेत्रों में बोली जाती हैं। पर हिंदी को एक मानकीकृत और संस्कृतिगत रजिस्टर के रूप में वर्णित किया गया है। देखो, हिंदुस्तानी भाषा मुख्यतः दिल्ली की खड़ी बोली भाषा है और उत्तर भारत के जो भी क्षेत्र हैं उधर बोली जाएगी। ये देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी के साथ 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, यानी आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। अंग्रेजी भी एक तरह की आधिकारिक भाषा हो जाती है। हिंदी कम से कम भारत के 9 राज्यों में बोली जाती है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती हैं। और अन्य 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसे अतिरिक्त भाषा का दर्जा भी दिया गया है। हिंदी में टोटल 22 भाषा हैं, यानी जो इसकी 8वीं अनुसूची है वहाँ में 22 भाषा है, उसमें से हिंदी भी एक भाषा है। नेक्स्ट आर्टिकल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? यानी जब जो एंटीवायरल ड्रग या एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, ऐसी ड्रग ली जाती हैं, फिर वो दवाई उस मनुष्य की बॉडी पर काम करना बंद हो जाती हैं अगर वो ज़्यादा ही एंटीबायोटिक टेबलेट ली जाती हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग हैं जो एंटी बैक्टीरिया से लड़ती हैं, फंगस से लड़ती है, वायरस से लड़ती है। जो एंटीबायोटिक ड्रग्स का अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो उसका शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेता है या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना लेता है। उसके बाद उस पर वो दवाई काम नहीं करती। जैसे कि टीबी में केस में देखा जाता है, जब टीबी के मरीज ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो उन पर फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट, आईसीएमआर ने स्टडी करी है। क्या स्टडी करी है? कि जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो जिसमें हैं कारोबापेनेम करके, ये कारोबापेनेम करके एक ड्रग है जो आईसीयू में भर्ती निमोनिया और सेप्टिसियम मरीजों को देते हैं। ये वाली ड्रग अब मरीजों पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि शरीर ने उस तरह के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है। उसी प्रकार इमीपेनम करके एक जो ड्रग्स हैं जो ई कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमण के इलाज के लिए दी जाती हैं, वो भी काम नहीं कर रही है क्योंकि उस शरीर ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तैयार कर लिया है। तो आखिर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी में क्यों होता है और ये क्या होता है? जब बैक्टीरिया और भी माइक्रोब्स क्या होते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें एडेप्ट कर लेते हैं कि वह मेडिकल ट्रीटमेंट को सुपरसीड कर सके, इसलिए वो मरते नहीं हैं और दवाई काम नहीं करती हैं। तो क्या कारण है कि एंटीबायोटिक हो रहा है? क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मेडिसिन का बड़े बड़े डोज लिए जा रहे हैं और अफोर्डेबल मेडिसिन हो रही हैं जिससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लिया जा रहा है। इससे क्या हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। फिर एक है गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस। तो रमी एक ऑनलाइन गेम है, रमी और पोकर, जिसमें पैसे लगाए जाते हैं। तो क्या यह सट्टेबाजी है या गैम्बलिंग है या फिर क्या है? तो तमिलनाडु सरकार ने एक एक्ट लाया था 2021 में, वो था गेमिंग एंड पुलिस अमेंडमेंट कानून करके था। तो वो क्या था? जो ऑनलाइन गेम रमी और पोकर पर बैन लगाने के लिए था। लेकिन जब मामला तमिलनाडु हाई कोर्ट में गया तो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा कि ये तमिलनाडु का मनमाना कानून है और किसी को भी नहीं रोका जाना चाहिए। यानी फैसला रमी और पोकम ऑनलाइन गेम के पक्ष में गया था। लेकिन बाद में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी जिसकी सुनवाई है। तमिलनाडु सरकार के यहाँ 7वीं अनुसूची की जो प्रविष्टि 34 है उसमें गैम्बलिंग या अदर बेटिंग के तहत कानून बना सकती है। अगर कानून बनाया है या गैम्बलिंग को आर्टिकल 19 के तहत संरक्षण बनाया जा सकता है।
यानी आर्टिकल 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन ये गैम्बलिंग करने का अधिकार है। और आर्टिकल 19 का दायरा केवल व्यक्ति को आज़ादी है या संस्था को भी आज़ादी है, यानी कंपनी को भी इसके तहत आज़ादी है। तो ये देखना होगा। क्या गेम स्किल के पे आधारित होना चाहिए? अगर एथिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो क्या गेम स्किल की दृष्टि से होना चाहिए या गेम चांस की दृष्टि से होना चाहिए? तो चांस की दृष्टि से होने वाले गेम तो एक तरह से गैम्बलिंग की कैटेगरी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया। प्रोफेसर बीबी लाल, जो कि पुरातत्वविद हैं, जिसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, बीबी लाल पुरातत्वविद है जिनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने भगवान राम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसकी खोजबीन करी है। अयोध्या में राम मंदिर के जो फैसले आए उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो ढांचा है उस ढांचे के नीचे राम मंदिर से संबंधित खोजबीन करी है। और साथ में प्रोफेसर बिलाल ने किताब भी लिखी है, राम और उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर, सेतु, साहित्य, पुरातत्व व अन्य विज्ञान। तो बीबी लाल जी का बहुत बड़ा योगदान है राम मंदिर निर्माण में। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा भंडार 553 बिलियन $US तक रह गया है, यानी ड्रॉप हो रहा है। एक समय था जब 2021 में फॉरेन करेंसी एसेट टोटल जो हमारा हो गया था $650 बिलियन था, लेकिन धीरे धीरे कम होता 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 $553 बिलियन हो गया। क्योंकि जब भारत की करेंसी गिरती है तो उसे बचाने के लिए जब भारत की करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डॉलर को आरबीआई क्या करती हैं, आरबीआई डॉलर मार्केट में निकालती हैं। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन करने के लिए फेमा एक्ट के तहत करेंसी का डिवैल्यूएशन से बचाने के लिए वह डॉलर को मार्केट में निकालना पड़ता है। क्योंकि जब किसी भी विदेशी बैंक जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती हैं, कोई भी विदेशी बैंक जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाती हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं तो लोग डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, लोग यहाँ से एफडीआई निकाल कर विदेश में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, डॉलर की जब डिमांड बढ़ती है ऐसी स्थिति में आरबीआई डॉलर निकालती है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। इस तरह हमारा मुद्रा भंडार 650 बिलियन से कम होकर 553 बिलियन हो गया। फॉरेन करेंसी जो भंडार है उसमें क्या होगा, एक तो फॉरेन करेंसी एसेट होगा, ये भंडार है। एक फॉरेक्स करेंसी भंडार है, उसमें क्या होगा, एक फॉरेक्स करेंसी एसेट रहेगा, उसमें यूएस डॉलर रहेगा। दूसरा गोल्ड में रह सकता है फॉरेन करेंसी भंडार, एसडीआर में रहेगा, स्पेशल ड्राइविंग राइट। एसडीआर यानी कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ में कोटा सिस्टम है और वहाँ से एसडीआर मिलता है, उसके तहत एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट से रहेगा। और आईएमएफ में एक चीज़ और है जो इस कोटा सिस्टम से संबंधित है, वो है रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन, एसडीआर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट, ये सारे विदेशी मुद्रा भंडार के भाग हैं। और आरबीआई जब ये सारा काम देखती हैं तो वो है आरबीआई एक्ट और फेमा एक्ट के तहत पूरा रेगुलेशन करती हैं। अगर 2021-22 का पूरा एफडीआई देखें, इंडिया में जो पूरा एफडीआई फ्लो हुआ है वो 58.8 बिलियन हुआ है, यानी लगभग $60 बिलियन का एफडीआई भारत में आया है 21-22 ईयर में। और सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है वो सिंगापुर से आया है, सिंगापुर से $15.9 बिलियन। दूसरे नंबर पर यूएसए से आया है $10.4 बिलियन। तीसरे नंबर पर मॉरिशस से आया है $9.4 मिलियन। चौथे नंबर पर ये बिलियन है, बिलियन डॉलर, और $3.8 बिलियन आया है केमन आइलैंड से। एक कम इन नहीं है केमन आइलैंड। तो केमन आइलैंड चौथा सबसे बड़ा है। तो केमन आइलैंड को टैक्स हेवन स्टेट कहा जाता है, यानी टैक्स चोरी करके यहाँ पे डाला जाता है। तो केमन आइलैंड से भी चौथा सबसे बड़ा एफडीआई फ्लो आया, यानी सबसे पहले सिंगापुर है, फिर यूएसए है, फिर मॉरिशस है, चौथे नंबर पर केमन आइलैंड है। लेकिन 5 साल से एफडीआई का फ्लो देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा सिंगापुर से हो रहा है, यानी सिंगापुर टॉप पे है भारत में इन्वेस्ट करने वाला, इसलिए सिंगापुर डाउन हुआ।
अगर हम देखते हैं कि जब एफडीआई कब कम होता है कब बढ़ता है, लेकिन जब विदेशी बैंक जैसे कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का क्वांटिटेटिव टाइटिंग करता है यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो भारत में एफडीआई कम होता है, यानी यहाँ से लोग एफडीआई निकाल कर विदेश में इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में। परंतु इतनी आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद, कोविड-19 और यूक्रेन रूस वार के बावजूद हमारा एफडीआई बढ़ रहा है। एफडीआई की एसबीआई की रिसर्च देखें, उस रिसर्च का नाम है इकोग्राफ। उसके अनुसार क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो रहा है, तो चाइनीज की जगह हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक टीना फैक्टर काम कर रहा है। टीना फैक्टर का मतलब ये होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, जिसका कोई विकल्प नहीं होता। अगर चाइना विकल्प नहीं है तो भारत में इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए अभी एप्पल में सैमसंग में अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, पूजा स्थल विशेष कानून प्रावधान 1991 जो 98वें अकादमी से संबंधित है, और इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले जो स्थिति थी वही रहेगी, है ना। नेक्स्ट, अब एडॉप्शन रूल्स इन इंडिया। एडॉप्शन रूल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार कानून तो बना देती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही हैं। क्योंकि अभी क्या ये हो रहा है, क्योंकि अभी यह प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी एडॉप्शन की पिटिशन आ रही हैं उसको कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। यानी यह भी एडॉप्शन के लिए जो भी केस कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजे जा रहे हैं। इससे सब लोग परेशान हो रहे हैं और प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने एक अमेंडमेंट बिल पास किया था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया था 2021 में। उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई थी कि वह एडॉप्शन का ऑर्डर देंगे, यानी पावर, क्योंकि कोर्ट में केस बहुत पेंडिंग है, उस वजह से ये एक्ट लाया गया था कि जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई थी कि वो एडॉप्शन का ऑर्डर देंगे। अभी हम देखो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये जब सितंबर में आया, इसके अनुसार था कि जो एडॉप्शन के जो भी केस पेंडिंग हैं वह ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये इसलिए किया गया था कि जो भी पेंडिंग केस हैं कोर्ट में वो कम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो वकील, ना एक्टिविस्ट, ना एडॉप्शन एजेंसी, कोई भी, ना डीएम और ना जज अवेयर रूल्स, तो कोई भी इस प्रति के लिए अवेयर नहीं है। लेकिन कारा एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन एजेंसी। उसके अनुसार 1000 एडॉप्शन केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में। तो प्रॉब्लम क्या होगी? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन मर्डर रूल 2016, तो जुवेनाइल जस्टिस के जो रूल्स हैं उस रूल्स में भी 2021 में अमेंडमेंट कर दिया गया था। उसके अनुसार ऑल द केसेस पर्टेनिंग एडॉप्शन मैटर पेंडिंग कोर्ट से डीएम को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और कारा एक बॉडी है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत स्थापित है, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन एजेंसी। धन्यवाद।